सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का डीआरडीसी एजुकेशन पे स्वागत है। मेरा नाम है डीसी यादव और आज आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ 28 मई 2025 का करंट अफेयर्स, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में उपलब्ध है। ये देश के सभी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसे हमने द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस और इकोनॉमिक्स टाइम जैसे महत्वपूर्ण समाचार पत्रों से लिया है। आइए बढ़ते हैं साथियों अपने पहले सवाल की ओर। आज का अपना पहला सवाल है कि हाल ही में राज्यसभा में कितने सीटों के चुनाव की घोषणा की गई। रिसेंटली इलेक्शन हैव बीन अनाउंस्ड फॉर हाउ मेनी राज्यसभा सीट्स? 6, 7, 8 और 10? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 8। साथियों 6 सीटें जो है वो तमिलनाडु में, जबकि 2 सीटें असम में घोषणा की गई है। राज्यसभा साथियों एक अस्थायी सदस्य है और आर्टिकल 84 में इसमें राज्यसभा के चुनाव सदस्यों के योग्यता के बारे में चर्चा की गई है। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। दूसरा प्रमुख सवाल है साथियों कि हाल ही में स्कूलों में शुगर बोर्ड की स्थापना की पहल किसने शुरू की? रिसेंटली हु इनिशिएटेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शुगर बोर्ड इन स्कूल्स? एनसीईआरटी, नेशनल एजुकेशन काउंसिल, सीबीएसई या दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सीबीएसई ने। आइए साथियों इसकी व्याख्या देखते हैं। तो सीबीएसई ने बच्चों में बढ़ती डायबिटीज जो 2 टाइप की है उसे ध्यान में रखते हुए सभी स्कूलों में शुगर बोर्ड की स्थापना का निर्देश दिया है, ताकि छात्रों को अत्यधिक चीनी के सेवन व जोखिमों के बारे में जागरूक किया जाए और स्वस्थ आहार के विकल्पों को बढ़ावा दिया जाए। साथियों 15 जुलाई 2025 तक बोर्ड्स की स्थापना और रिपोर्ट्स देने को कहा गया है। अगला प्रमुख एमसीक्यू है साथियों की सुर्खियों में रहा, विक्रथु प्राइज को किस क्षेत्र का ऑस्कर कहा जाता है? मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जीव विज्ञान या केमिस्ट्री, फिजिक्स? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फिजिक्स का जो ऑस्कर कहा जाता है साथियों वो विक्रथु प्राइज को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रमुख सवाल है साथियों कि समाचारों में रहा किलायू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इन द न्यूज किलायू वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री? इंडोनेशिया, जापान, यूएसए या फिलीपींस? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यूएसए। साथियों ये अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है और यह हवाई द्वीप के सबसे बड़े जो द्वीप है बिग आइलैंड पे स्थित है और यह दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। यह दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और यहीं पे वोल्केनोज नेशनल पार्क भी इसका आकर्षण का केंद्र है। अक्सर लावा के फुहारे और गैस का उत्सर्जन निकलता रहता है, लेकिन हाल ही में इसमें काफ़ी बड़ा विस्फोट देखा गया है। अगला एमसीक्यू है साथियों कि अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को मंजूरी देने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा है? विच इज द थर्ड इंडियन स्टेट टू अप्रूव द स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी? गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। साथियों गुजरात और कर्नाटक पहले ही स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मंजूरी दे चुके हैं, तो तीसरा राज्य हो गया है अब तमिलनाडु। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं साथियों। 2025 में अपनी स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मंजूरी तमिलनाडु ने दे दी है, जिसका उद्देश्य राज्य को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसके तहत राज्य ने 10,000 करोड़ का निवेश का आकर्षण करने के लिए लगभग 10,000 उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियों को सृजन करने का लक्ष्य रखा है। इसमें उपग्रह का निर्माण, प्रक्षेपण सेवाएं और उपग्रह आधारित अनुप्रयोगों को ध्यान में रखा गया है। इसरो प्रोपल्शन एंड कॉम्प्लेक्स और आगामी कुल सेकरपट्टनम स्पेस पार्क जैसी महत्वपूर्ण सुविधा दी जाएगी, जो अंतरिक्ष क्षेत्र में राज्य की भूमिका को सशक्त बनाती है। बात अगर हम साथियों तमिलनाडु की करें तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। ये ईस्टर्न घाट का हिस्सा है, यानी पूर्वी घाट का हिस्सा है। साथियों तमिलनाडु में 5 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेंगे। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, गल्फ ऑफ मन्नार जो मणिर राष्ट्रीय उद्यान है, इसके अलावा एक मणिर राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा कच्छ की खाड़ी में गुजरात में, जबकि दूसरा जो मणिर राष्ट्रीय उद्यान है वो है गल्फ ऑफ मन्नार का जो तमिलनाडु में के हिस्से में आता है। इसके अलावा अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी के सभी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो तमिलनाडु में है। साथियों तमिलनाडु में आपको 3 प्रमुख यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थल मिलेंगे।
एक तो महाबलीपुरम की पल्लवकालीन स्मारक मंदिर है जो आप ये देख पा रहे हैं, जिसे पल्लव राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। इसमें मंदिर, स्तूप, गुफाएं व शिलाकृष्ट के उत्कृष्ट नमूने आपको देख सकते हैं। दूसरा प्रमुख इनका जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है बृहदेश्वर मंदिर। इसको ये आपको देखा लग रहा होगा। इसे चोल वंश के द्वारा बनवाया गया। महाबलीपुरम को जहां पल्लव शासकों के द्वारा बनवाया गया था, वही तंजावर का जो बृहदेश्वर मंदिर है इसे चोल वंश के द्वारा बनवाया गया। साथियों, ये दक्षिण भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। इसके अलावा तीसरा है गंगईकुंड चोल बृहदेश्वर मंदिर। ये भी चोल शासकों के द्वारा बनवाया गया था और ये 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। साथियों, देश में टोटल संख्या है 43। कई प्रमुख डैम हैं जहां से सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें सोलार अन्ना सागर डैम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किस नदी पे स्थित है? तो कावेरी नदी पे है। इसके अलावा कृष्णा सागर जो डैम है ये कावेरी नदी के उप प्रवाह, लेकिन ये इसलिए क्योंकि इसको विवादों में रहता है। कावेरी नदी जो जल विवाद है इसी कारण है, इसलिए ये भी आप मार्क कर लीजिए। कृष्णा राज सागर डैम जो है कावेरी नदी पे स्थित है। इसके अलावा 2 और है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की कौन सी बैठक आयोजित हुई? 5वीं, 7वीं, 9वीं या 10वीं? इसका सही आंसर है 10वीं। साथियों, 24 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई नई दिल्ली में, जिसका जो मुख्य विषय था, थीम था विकसित राज्य से विकसित भारत @2047। यह राज्यों केंद्र सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। बैठक में राज्यों से अनुरोध किया गया कि कम से कम एक पर्यटन स्थल ऐसा बनाएं जो वैश्विक मानदंडों के अनुरूप विकसित किया जा सके। इसके अलावा शहरी विकास, महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। बात अगर साथियों हम नीति आयोग की करें, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी जी, जबकि इसके सीईओ हैं BR सुब्रमण्यम जी। नीति आयोग में 2 टाइप के प्रमुख सदस्य होते हैं, पूर्णकालिक होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। पूर्णकालिक सदस्यों में साथियों डॉक्टर BK सहरावत जी हैं जो DRDO के प्रमुख रह चुके हैं। प्रोफेसर रमेश चंद्र जी हैं जो कृषि नीति के विशेषज्ञ रह चुके हैं। डॉक्टर BK पाल साहब हैं जो स्वास्थ्य और पोषण नीति के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अरविंद इब्रमानी जी हैं जो पूर्व आर्थिक मुख्य सलाहकार रह चुके हैं। और श्री राजीव गाबा जी हैं जो 26 मार्च 2025 को ज्वाइन किए हैं। ये कैबिनेट सचिव, गृह सचिव जैसे प्रमुख पदों पर रह चुके हैं। साथियों, जबकि पदेन सदस्यों की बात करें तो इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज चौहान जी शामिल हैं। अगला सवाल है साथियों कि 46वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? साथियों, ये हो चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मलेशिया में। अगर साथियों बात करें आसियान की, तो 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। बैंकॉक जो थाईलैंड की राजधानी, वहां इसका मुख्यालय आपको मिलेगा। इसके जो स्थापना वाले देश थे उनकी बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये 5 वो देश थे जो स्थापना के समय शामिल थे, या इनको प्रारंभिक सदस्य देश आप मान सकते हैं। सभी के सभी देश 1967 में स्थापना के समय शामिल हुए थे। उसके बाद साथियों 1984 में ब्रुनेई, 1995 में वियतनाम, 97 में लाओस, 97 में म्यांमार और 99 में कंबोडिया इसमें शामिल हुआ। अब टोटल देशों की संख्या बढ़ के हो गई है 10। साथियों, ये आज के थे MCQ। आपको कैसा लगा जरूर बताइए। मेरे मुंह में थोड़ी छाले पड़े इसलिए आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही थी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हमारे साथ आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए DRDC एजुकेशन को, साथ ही चैनल को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।